नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस पर। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में वोटिंग शुरू। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु की तंजापुर और अरवाकुरिची सीटों पर मतदान स्थगित। हरीश रावत से जुड़े कथित स्टिंग की नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य सरकार का फैसला। राज्यपाल का नोटिफिकेशन रद्द। जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्णय। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। बीजेपी ने की खारिज। मानसून के 7 जून तक केरल पहुंचने का अनुमान। गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 45 के पार। बांदा में तापमान 46 के पार। अहमदाबाद में रेड अलर्ट। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जीता रोम मास्टर्स टूर्नामेंट। फाइनल में माकारोवा और वेस्नीना की जोड़ी को दी मात। साल का 5वां खिताब। और आज सबसे पहले बात होगी विधानसभा चुनाव की। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। तीनों राज्यों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। तमिलनाडु में 65,000 मतदान केंद्रों की चौकसी के लिए 1 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। बेमौसम बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। मतदाताओं के भीगने से बचने के लिए मतदान केंद्रों पर शेड लगाए गए हैं। केरल में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए राज्य में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 930 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया है। ये सीटें तंजापुर और अरवाकुरिची। मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित खबरें मिलने के बाद इन दोनों सीटों पर चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया, यानी आज यहां वोटिंग नहीं हो रही है। और इन खबरों के बाद चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। इन सीटों पर अब 23 मई को वोटिंग होगी, यानी तमिलनाडु में आज 232 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एआईएडीएमके सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर मुकाबले में है। वहीं बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बात करें केरल की, तो यहां 140 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनके लिए 1203 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें 109 महिला उम्मीदवार हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। कांग्रेस 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि 782 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। और केरल चुनाव में 21,646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25,808 ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। 1,760 केंद्रों पर वीवीपीएटी की भी सुविधा दी गई है। बात अगर पुदुचेरी की करें तो 30 सीटों पर 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 21 महिला और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी है। एनआर कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। डीएमके को गठबंधन के तहत 9 सीटें मिली हैं। एआईएडीएमके सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने भी सभी सीटों पर दावेदारी पेश की है। सीपीएम और सीपीआई कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
और राज्यसभा टीवी आपको इन चुनाव की पल पल की खबरों से रूबरू करवा रहा है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता हर जगह मौजूद हैं। फिलहाल आपको बताएं, तमिलनाडु में अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केरल से हमारे साथ मौजूद है विशाल दहिया, और पुदुचेरी में राज्यसभा टीवी के संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले अखिलेश सुमन के पास चलेंगे। अखिलेश जी, कैसा चल रहा है मतदान? देखिए, अभी अभी मतदान शुरू हुआ है। ठीक 7 बजे एक महिला आई व्हील चेयर पे और उन्होंने अपना मत यहाँ दिया है। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो है स्टेला मॉरिस कॉलेज का मतदान केंद्र है। यहाँ केरल की मुख्यमंत्री जयललिता आएंगी थोड़ी देर बाद, और यहाँ रजनीकांत जो नामी फिल्म स्टार है वो भी यहाँ आएंगे। और मैं बता दूं, ये जो कंस्टिट्यूंसी है, इस कंस्टिट्यूंसी का नाम है 1000 लाइट कंस्टिट्यूंसी। थोड़ा सुनने में बड़ा रोचक नाम है, लेकिन यह यहाँ का वीआईपी कंस्टिट्यूंसी है। इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे जयललिता का जो निवास है पेस गार्डन में, वहाँ वो रहती हैं। और 1 किलोमीटर के पूरे परिधि के अंदर करुणानिधि हैं, उनके पुत्र स्टालिन हैं, वो सारे लोग इसी 1 किलोमीटर परिधि के अंदर मतदान करेंगे। और इस बार जो व्यवस्था हुई है मतदान केंद्रों पर, कल मतदान केंद्र शुरू होने के पहले ही, कल शाम में ही यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था की गई। सारे मतदान केंद्रों पे मच्छर मारने की जो होते हैं, धुआं छोड़ा जाता है, वो सारे हम लोगों ने देखा, उसको कैद किया कैमरे में। उसके बाद फिर सभी जगह व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। चूंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, इसलिए उस तरह की गर्मी नहीं झेलनी पड़ रही है। लेकिन जहाँ तक संवेदनशीलता का मामला है, 10% जो है बूथ है यहाँ के, करीब करीब 6600 बूथ को काफी संवेदनशील घोषित किया गया है। और उसमें तकरीबन 1200 ऐसे बूथ हैं जिनमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वो यहाँ प्रांत से बाहर के अधिकारियों को लगाया गया है ताकि वे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आए। तो तमिलनाडु में एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि ये जगह ऐसा रहा है जहाँ द्रविड़ आंदोलन हुआ है, जहाँ जाति के खिलाफ, सवर्ण जातियों के खिलाफ आंदोलन हुआ है, और वहाँ पैसे का, अपराध का इस तरह का माहौल है। इसमें सभी को आश्चर्य है। इसलिए बिल्कुल अखिलेश, तमाम बारीकियां तमिलनाडु के बारे में हम आपसे समझेंगे, और साथ ही चाहेंगे कि आपके पीछे जो मतदाता है उनकी कतारें दिखाते दिखाते इन बारीकियों को आप समझाएं। थोड़ा सा आप वेट करें। इस समय हम पुदुचेरी रुक करेंगे। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रविंद्र, पुदुचेरी हम कहा जाए वो इलाका है जिसकी राजनीतिक हलकों में बहुत कम चर्चा होती है। इस बार आप बताएं, पुदुचेरी का चुनाव किन मायनों में दिलचस्प है, और फिलहाल मतदान शुरू हुआ है, कैसा उत्साह दिख रहा है? जी, बेहद उत्साहित मतदाता यहाँ पर हैं। सवेरे के 7 बजने से पहले ही लोग कतारों में आके खड़े हो गए थे। 7 बजते ही वोटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। और आप मेरे पीछे देख पा रही हैं कि किस तरीके से हर उम्र के मतदाता जो है, चाहे वो युवा हों या फिर महिलाएं हों या फिर सीनियर सिटीजन्स हों, सब भारी मात्रा में उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी का विधानसभा क्षेत्र है, इंदिरा नगर। कुछ देर बाद वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। बेहद दिलचस्प इस बार यहाँ मुकाबला है, क्योंकि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो केवल 45 दिन पहले 2011 में ये पार्टी बनी थी, और उसके बाद सत्ता ग्रहण कर ली थी और एन रंगास्वामी ने। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है बीजेपी के, कांग्रेस के साथ उनका। और जो उन्होंने यहाँ पर भी कुछ फ्रीबीज बांटी गई हैं, जिसके बाद शायद चुनाव किसी तरीके से प्रभावित हो या ना हो, ये बेहद अहम होगा। क्योंकि मूल रूप से यहाँ पर जो तमिलनाडु की राजनीति का एक भारी असर है, तमिल संस्कृति का एक बड़ा असर रहता है, और उसी के हिसाब से फ्रीबीज का कल्चर भी धीरे धीरे अब यहाँ पर आ रहा है। उसका एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि यहाँ का मतदाता क्या तमिलनाडु के मतदाता से कुछ भिन्न है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 टियर सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है। लोकल पुलिस को लगाया गया है, को लगाया गया है, और कई 148 के आसपास ऐसे क्षेत्र हैं जिनको संवेदनशील माना गया है। बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। तो हमने तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात की, केरल में भी आज चुनाव हो रहा है। यहाँ हमारे संवाददाता विशाल दहिया मौजूद है, हम उनका रुख करेंगे। विशाल, केरल का मतदाता बहुत जागरूक माना जाता है, चुनाव कैसा चल रहा है? शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ के मतदाता को बहुत जागरूक मतदाता माना जाता है। और पिछले चुनाव में 75% के आसपास जो मतदान का प्रतिशत है वो रहा था, यानी कि लगभग कुल मतदाताओं में से 75% के आसपास लोग बाहर निकल कर आए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सुबह 7 बजे से हम यहाँ जिस मतदान केंद्र पर हैं तिरुवनंतपुरम में, वहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग 5 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर लंबी कतारें हैं। पीछे आपको कतारें इसलिए नहीं दिख पा रही होंगी
क्योंकि यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक पूरे केरल में आज के दिन बारिश के हालात रहेंगे, यानी कि और कई जिले ऐसे रहेंगे जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो इस लिहाज से चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि मतदाताओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो। मेरे पीछे जो मतदान केंद्र आप देख पा रही हैं उस मतदान केंद्र को बिल्डिंग के अंदर कर दिया गया है, यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं मतदान केंद्र में मतदाताओं की पहुंच को बरकरार रखने के लिए जो बाहरी इलाका होता है किसी भी बिल्डिंग का उसमें रखा जाता है, लेकिन यहाँ मतदान केंद्र को थोड़ा सा अंदर कर दिया गया है ताकि जो कतार लगे मतदाताओं की वो बारिश में भीगे नहीं, उनके लिए पूरा इंतजाम रहे। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है प्रीति, तो हम सबको मालूम है कि केरल में सीधे तौर पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला रहता है, लेकिन अब की बार क्योंकि बीजेपी भी चुनाव मैदान में उतरी है तो मुकाबला थोड़ा और दिलचस्प हो गया है। इसे त्रिकोणीय मुकाबला इस चुनाव में कहा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, 50,000 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। 2 करोड़ 60 लाख के आसपास मतदाता हैं और 1,000 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का वो फैसला करेंगे। 140 सीटों के लिए यहाँ चुनाव है। बड़ा कड़ा मुकाबला रहा है हर बार। पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरह से एक जैसे कहा जाए कि बहुत नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जो चुनाव जीता था, लेकिन इस बार क्या मतदाताओं का रुख रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव इस बार, चाहे तमिलनाडु की बात करें, केरल की या पुदुचेरी की। हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से यहाँ दो तरफा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट, ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। विशाल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवींद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पुदुचेरी से जुड़ने के लिए। और अखिलेश सुमन, तमिलनाडु से आपने जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच चुनाव आयोग ने डीएमके को सोशल मीडिया पर प्रचार बंद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि से पूछा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आयोग ने कल शाम तक इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। एआईएडीएमके की शिकायत पर आयोग ने कार्रवाई की है। वहीं एआईएडीएमके ने घोषणा पत्र में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर जारी नोटिस का जवाब दे दिया है, जबकि डीएमके ने जवाब के लिए और समय की मांग की है। चुनाव आयोग फिलहाल इस पर विचार कर रहा है। Election Commission has given a notices to both the parties. We'll, after we receive the replies, we'll send it to Election Commission. They'll legally examine and take appropriate action on it. What made you ask for this thing? There's a complaint, a specific complaint by some NGO about this, and we had sent it across to Election Commission, and based on that, they have examined it and then asked for explanation. कुछ और अहम खबरें। दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों के लिए रविवार को हुए उपचुनाव में करीब 46% मतदान हुआ। इनमें दक्षिण डीएमसी के 7 वार्ड, जबकि उत्तरी के 4 और पूर्वी डीएमसी के 2 वार्ड शामिल हैं। मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहली बार एमसीडी चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। नतीजे कल आएंगे। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मामला सरहद की रक्षा का हो या सरकार में भागीदारी का, हर जगह है वो, फिर भी तरसते हैं पहचान और सम्मान के लिए। ये हैं पूर्वोत्तर भारत के लोग। देखिए ये भी मुद्दा, देश के मुख्य भूभाग में रह रहे पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर खास रिपोर्ट और परिचर्चा। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट स्टिंग सीडी मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जारी सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़ी नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया है। कल मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने की। इसके बाद राज्य सरकार ने 2 अप्रैल को राज्यपाल कृष्णकांत पाल की तरफ से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश संबंधी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का फैसला किया है। किसी प्रकार की भी जांच जो राज्य में, वो राज्य का विषय होता है संघीय ढांचे में।
और उस समय राष्ट्रपति शासन होने के नाते राज्यपाल महोदय ने संस्तुति की थी। अब चूंकि निर्वाचित सरकार सत्ता में लौट आई तो उसके कानूनी पहले और अन्य पहलू पर हम लोगों ने बातचीत की और बातचीत के बाद ये निर्णय हुआ कि हम अपनी राज्य की एजेंसी से ही जांच करवाएंगे। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इस बीच पीएमओ के दखल को बीजेपी ने निराधार बताया है। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रविवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपियों को बचाया जा रहा है और ऊपरी पदों पर बैठे लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़े और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हिंदुस्तान की विश्वसनीयता पर। A question mark on the integrity of India and its commitment to fight the forces of terror. Because having taken this position that India is a victim of organized terrorism. सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देना पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे का अपमान है। करकरे मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मालेगांव मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पुरोहित ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में दखल देने के लिए कहा था। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। They try to link religion with terror, which is incorrect. All of this was clearly their agenda to interfere with investigation. Under Prime Minister Modi's government, no interference is there. गौरतलब है कि एनआईए ने शुक्रवार को इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। साथ ही सभी आरोपियों पर से मकोका के चार्ज हटा लिए गए थे, जिनमें कर्नल पुरोहित का नाम भी शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने पीड़ित परिवार के समर्थन में पूरे राज्य में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के सिलसिले में सीवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन से कथित तौर पर जुड़े हिस्ट्री शीटर उपेंद्र सिंह समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस बीच पीड़ित परिवार ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं लखनऊ आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग पत्रकार संघों के एक दल ने नीतीश कुमार से मिलकर पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि उसकी सीबीआई जांच हो और हमें हमारे बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिले। और सीबीआई की जांच करके जो भी इसमें कल्प्रेट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो घटना की जांच है वो सीबीआई के द्वारा कराई जाए। उधर सूरत में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के रिश्तेदार भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच भरत तोगड़िया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने आए वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मामले की उचित जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले के 4 और आरोपियों को तलाश कर रही है। इलाके में घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने गुजरात की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो जेडीयू ने अब बीजेपी पर जंगल राज को लेकर पलटवार किया है। लुधियाना में 17 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, वहाँ एनडीए की सरकार है। आप चले जाइए रायपुर में, वहाँ 22 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। आप चले जाइए गुजरात में, पप्पन तोगड़िया कांग्रेस के नेता है, उसके भाई भरत तोगड़िया को साथ 2 आदमी की हत्या कर दिया जाता है, तो वहाँ क्या मंगल राज है क्या? और मौसम से जुड़ी बात करते हैं। सूखते जलाशयों और तपती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए मानसून का इंतजार लंबा खिंच सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून केरल पहुंचने में 1 हफ्ते की देरी कर सकता है। मानसून केरल में 7 जून के आसपास दस्तक देगा। केरल के लोगों को बारिश के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ मानसून के पहुँचने में 1 हफ्ते की देरी हो सकती है। रविवार को भारतीय मौसम विभाग ने इस बारे में पूर्वानुमान जारी किया। विभाग के मुताबिक मानसून में देरी एक सामान्य प्रक्रिया है।
केरला में मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। आमूमन केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है, लेकिन इस साल इसमें थोड़ी देरी होगी और ये लगभग 7 जून के आसपास आएगा। इसमें 4 दिन का मॉडल एरर भी है। मॉडल एरर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से दी गई तारीख में बदलाव हो सकता है। अगर ये आगे या पीछे होता है तो 3 जून से लेकर 11 जून के बीच केरल में मानसून की बरसात होने लगेगी। इसके बाद मानसून का देश के दूसरे हिस्सों में विस्तार होगा। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में हवाओं में तेजी है और कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो गया है। साथ ही अंडमान में बादलों के सही समय पर बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल खाड़ी की तरफ मानसून नॉर्मल या सही समय पे आ रहा है और अंडमान निकोबार में भी मानसून सही समय में पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले स्काईमेट ने केरल में तय समय से पहले 28 से 30 मई के बीच मानसून पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। वहीं इस बार देश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसका ऐलान मौसम विभाग पहले ही कर चुका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश होने के बावजूद देश भर में गर्मी का कहर जारी है। रविवार को कई जगह पारा 45 डिग्री के पार रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा रविवार को सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां 46.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान के कोटा शहर में रविवार को तापमान 45.8 डिग्री रहा, जबकि बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में तापमान 44.7 डिग्री था। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी गर्मी शबाब पर थी। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री था। हरियाणा के हिसार में तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो राजधानी दिल्ली में भी कल का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के तटीय इलाकों और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में धूल भरी तेज आंधियां चल सकती हैं। नेपाल में संविधान संशोधन की मांग को लेकर रविवार को मधेशी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। मधेशी प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह सड़कें जाम कर दी। आंदोलनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने संसद और दूसरे सरकारी कार्यालयों के बाहर बने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई जगह आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दंगारोधी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मधेसी नए संविधान का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा ज्यादा स्वायत्तता मिले। यमन में रविवार को हुए एक आत्मघाती हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। घटना मुकाला शहर की है। यहां पुलिस मुख्यालय पर नए भर्ती हुए जवान कतार में खड़े ही हो रहे थे, तभी बम धमाका हुआ। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यमन 2011 से गृह युद्ध की चपेट में है। तब से यहां करीब 8,000 लोग मारे जा चुके हैं। इराक में रविवार को हुए 5 अलग अलग बम धमाकों में कम से कम 29 लोग मारे गए। राजधानी बगदाद में गैस फैक्ट्री पर हुए आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक वाहन में सवार 6 आत्मघाती हमलावरों ने घरेलू गैस बनाने वाली इस फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसके बाद फैक्ट्री के परिसर में 3 और धमाके हुए। इस दौरान 2 गैस कंटेनरों में आग लग गई। राजधानी बगदाद में ही एक और कार बम धमाके में कम से कम 11 लोग मारे गए। आतंकी संगठन आईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी रविवार को सऊदी अरब पहुंचे। यहां उन्होंने सऊदी अरब के सुल्तान शाह सलमान से मुलाकात की। दोनों के बीच सीरिया शांति वार्ता पर चर्चा हुई। इस हफ्ते वियना में सीरिया और लीबिया में हिंसा रोकने पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक होनी है। इससे पहले केरी का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। सऊदी अरब किसी भी कीमत पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के पक्ष में है, जबकि असद को रूस और ईरान का समर्थन हासिल है। अमेरिका लीबिया में राष्ट्रीय सरकार बनाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के लिए भी सऊदी अरब का समर्थन चाहता है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने रोम मास्टर्स में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। दोनों ने फाइनल में रूस की एलेना वेस्नीना और एकाटेरिना माकारोवा की जोड़ी को 6-1, 6-7, 10-3 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स जोड़ी ने पहला सेट आसानी से 24 मिनट में
6-1 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में उन्हें कड़ी टक्कर मिली। रूस की जोड़ी ने दूसरा सेट 6-7 से 57 मिनट में जीत लिया। तीसरे सेट में मिर्जा और हिंगिस की जोड़ी ने वापसी करते हुए जोरदार खेल दिखाया और 12 मिनट में जीत हासिल कर ली। महिला सिंगल्स का खिताब शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने जीता। असम के तेजपुर में 3 दिवसीय ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर ग्रीन हब संस्था की फेलोशिप के तहत छात्रों को फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेट दिया गया। फेस्टिवल में युवा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स के लिए 3 दिन तक चली वर्कशॉप को लेकर भी छात्रों में खासा उत्साह दिखाई दिया। रविवार को 3 दिवसीय ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग को करियर के तौर पर अपनाने वाले छात्रों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इनमें 1 साल की फेलोशिप पूरा करने वाले पूर्वोत्तर के 20 छात्र भी शामिल थे। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने वालों को इस मौके पर सर्टिफिकेट दिए गए। I don't know so much about making the documentary films, but through Green Hub, I got to know how to make the documentaries making and how to do the wildlife filmmaking. So I'm very happy and thankful for Green Hub for giving me the platform to stand over here. I quit that job also because I've got a strong interest in videography, photography and all. 3 दिन के इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान युवा वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। इस दौरान छात्रों ने जाने माने फिल्म मेकर से डॉक्यूमेंट्री बनाने से जुड़ी बारीकियां सीखीं। हम लोगों के लिए एक ये बहुत खुशी की बात है बिकॉज ये हम लोगों का फर्स्ट बैच था, पहली कोशिश थी। जिस तरह से जिस लेवल पे सारे फेलोज ने स्टार्ट किया था और जिस लेवल पे वो लोग पास आउट हो रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। ईच एंड एवरी फेलो हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। इस कार्यक्रम का आयोजन डस्टी फुटप्रिंट और नेट नेटवर्क की साझा संस्था ग्रीन हब की तरफ से किया गया था। 2015 से ये संस्था पूर्वोत्तर के दूर दराज और पिछड़े इलाकों से आने वाले युवाओं के लिए फिल्म मेकिंग से जुड़े कई कार्यक्रम चला रही है। फिलहाल 18 युवा ग्रीन हब फेलोशिप के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूर्वोत्तर के बाद ये संस्था जल्द ही उत्तराखंड और हिमाचल में भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने वाली है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, तेजपुर। और आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में वोटिंग शुरू। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु के तंजापुर और अरवाकुरिची सीटों पर मतदान स्थगित। हरीश रावत से जुड़े कथित स्टिंग की नहीं होगी सीबीआई जांच। राज्य सरकार का फैसला। राज्यपाल का नोटिफिकेशन रद्द। जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्णय। मालेगांव मामले में कांग्रेस ने पीएमओ पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग बीजेपी ने किया खारिज। मॉनसून के 7 जून तक केरल पहुंचने का अनुमान। गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 45 के पार। बांदा में तापमान 46 के पार। अहमदाबाद में रेड अलर्ट। और सानिया और मार्टिना हिंगिस ने जीता रोम मास्टर्स टूर्नामेंट। फाइनल में माकारोवा और वेस्नीना की जोड़ी को दी मात। साल का 5वां खिताब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।